गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा। आज का हमारा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से है। माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का BP 303 थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। और आज का जो हमारा जो लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक से माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रो का मतलब आप जानते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम लोग अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो वर्ड यूज करते हैं। और बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे ऐसे, जैसे अगर हम लोग अलग अलग करें तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा माइक्रो और लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग क्या नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन वो क्या होते हैं, लिविंग कंडीशन में होते हैं और प्रॉपर जो भी हमारी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं, इस तरह की जो सारी एक्टिविटी वो अपनी बॉडी एक सिंगल सेल में भी करते हैं। जैसे अपने पास डेफिनेशन यहाँ पे दी है, माइक्रोबायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे स्टडी करेंगे, विच आर लिविंग, जो कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देट आर टू स्मॉल टू बी सी विथ द नेक्ड आई, जिन्हें हम क्या अगर नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। और दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ, ये सारे हमारे माइक्रो बायोलॉजी में इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अभी हम माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी ब्रांचें हैं, वो अभी सब हमारा क्या है, अभी हम शॉर्ट में देखेंगे, फिर इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमारा बड़ा टॉपिक है और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे हम इसकी। माइक्रोबायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचें हमारे पास होती हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच से हमारा मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि सभी माइक्रो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वायरस उसी में आएगा, प्रोटोजोआ, फंगस, सब कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। लेकिन इन सभी को पढ़ने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक अलग अलग ब्रांचें दी गई हैं। हम उनके बारे में, जैसे हमारा बैक्टीरियोलॉजी, तो इसमें शॉर्ट में आपको लिखा हुआ है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, यहाँ पे दिया आपका पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, और इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। माइक्रोबायोलॉजी इकोलॉजी यहाँ पे दिया है, जिसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा दिया हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रोबियल जीन्स एंड जेनेटिक के बारे में भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला हमारे पास टॉपिक आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमारा अभी शॉर्ट में दिया हुआ है सब कुछ। इन सभी जो शॉर्ट में टॉपिक दिए इन सबको आप देखिए, इससे हमें पता लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है और हमारे सिलेबस में क्या है। पहला पॉइंट सिलेबस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है, तो यहाँ पे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखें तो किस चीज़ में आती है, तो हम इसको क्या करते हैं, मेडिसिन में भी ये वर्ड हमारा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन पर्पस में भी हमारा यूज़ होता है। क्योंकि कई तरह की हमारे पास क्या होगा, जैसे हम लोग कोई एंटीबायोटिक तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी दवा तैयार कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास ये काम आता है। जैसे कोई डिजीज़ है, उसको हमें समझना है, कोई चीज़ डेवलपमेंट करना है, ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयार करना है, तो ये हम हमारा मेडिसिन पर्पस में यूज़ होता है। दूसरा क्या, हमारा पब्लिक हेल्थ। पहला हमारा टॉपिक था यहाँ पे मेडिसिन, दूसरा हमारा आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या होगा कि जैसे कि कोई डिजीज़ है, जैसे अभी आपने देखा था कुछ समय पहले कोरोना फैल रहा था, तो कोई जब डिजीज़ हमारी स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड यानी कि फैल रही है, तो उस डिजीज़ से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट दे रखा है। इसका जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इन्वायरमेंट में। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो माइक्रोबियल रोल इन इकोसिस्टम में हमारा जो दिया हुआ है, एंड पॉल्यूशन में हमें किस तरह से ये हमारा इन्वायरमेंट हो रहा, पॉल्यूटेड हो रहा है, किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। जैसे फूड सेफ्टी आ गया, जैसे फूड हमारा कहीं स्टोरेज करना है, तो कितने समय तक उसमें माइक्रो ग्रोथ नहीं करेंगे, अगर माइक्रो ग्रोथ कर रहे हैं, माइक्रो ग्रोथ करेंगे तो उन्हें कैसे हम इनहिबिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फूड सेफ्टी में भी हमारा माइक्रोबायोलॉजी
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस ब्रांच आती है, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप देखिए, आज जो भी हम एग्रीकल्चर हुआ, फार्मास्यूटिकल है, जो भी हमारे पास ये बायोफ्यूल्स की हम लोग बात करते हैं, मतलब जो भी वर्ड समझिए, बायो से लिविंग वर्ड हो गया और टेक्नोलॉजी से आधुनिकता। आज जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं, और ये भी माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही संभव है। नेक्स्ट आता है इसका एप्लीकेशन। देखें हमारे पास इसकी उपयोगिता क्या क्या आ गई। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी स्टडी की, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, उनके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ते हैं। उससे हम लोगों ने जो डेवलपमेंट किया, जो आज हमारे लिए बेनिफिशियल पार्ट है, वो सब कुछ हमारा इसी में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने वैक्सीन डेवलप किया, वैक्सीन डेवलप करने के साथ हमने एंटीबायोटिक डेवलप करे, हमने फूड फर्मेंटेशन कराया। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को भी आज के देखते हैं हम लोग, जो भी कोई हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग आज सीवेज के बारे में आपने सुना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट वर्ड जो चलता है, वो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी हम लोग मैनेज करते हैं, और उसको या तो ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं, या फिर कई बार हम उसे कंपोस्ट के रूप में भी कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। एक हमारा जो नेक्स्ट आता है बायो रेमेडिएशन, यानी कि आज हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कई तरह के ट्रीटमेंट भी करना संभव हो पाया है। ये सारी ब्रांचें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और जैसे अब इसमें टूल और टेक्निक की अगर हम लोग बात करते हैं, कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी का हम बात कर रहे हैं, हम इसका इम्पोर्टेंस जान लिया, हमने इसकी एप्लीकेशन जान ली, हमने इसकी हिस्ट्री जान ली, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखिए, जब भी कोई माइक्रोब्स को हमने देखा कि नेक्ड आई से हम देख ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप इसमें हमारा टूल और टेक्निक, ये टूल में आ गया। और टेक्निक में कौन कौन सी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने पास कल्टीवेशन हो गया, स्टेनिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पीसीआर के थ्रू कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सारी टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आपको डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए आपको सब मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हमारा क्या है, करंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन की बात अपन लोग बात करते हैं। तो जैसे करंट चैलेंजेस की बात करेंगे तो ये हमारा अभी टॉपिक में नहीं है इस बार थर्ड सेमेस्टर में, हम लोग अभी थर्ड सेमेस्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब कुछ हमारा डिटेल से हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक अपना यहाँ पे जो अपन ने देखा था कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, तो हमारा मेन टॉपिक इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक एक करके हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो हमारा ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे कि अलग अलग वीडियो में हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री से मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोग कब जानने लगे थे, और कब से हम इस टॉपिक या इस वर्ड को जानते हैं और इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक वर्ड हमारा यहाँ पे दिया है एंसेंट एरा, इसका मतलब होता है प्राचीन। यानी कि आप देखिए कि हम प्राचीन काल से, मतलब प्राचीन काल का मतलब ये एंसेंट वर्ड हमारा क्या है, वर्ड हमारा यहाँ पे एंसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है हिंदी में प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, और पुराना भी ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल या 10 साल पुराना, इसे कहेंगे हम हजारों साल पुराना, उसी के लिए हमारा ये वर्ड यूज होता है। तो इस वर्ड के अगर हम लोग देखें तो क्या होता है यहाँ पे 3000 BC। बीसी का मतलब आप समझते हैं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यानी कि आज हमारा क्या चल रहा है, जैसे कि अगर हम लोग आज की बात करें तो आज हमारा चल रहा है 2024 यानी कि 2024। तो ये जो बीसी क्राइस्ट, ये क्राइस्ट कब से, 1 से लेकर 2024 तक का समय है। इसको भी अगर हम लोग बैक में जाएं, आज से 2024 यानी कि आज जो ईसा मसीह है, यीशु को जो कहते हैं, आज से 2024 साल हो गए हैं। तो उनसे भी 3000 साल पहले से, मतलब बिफोर 3000, मतलब 3000, यहाँ पे क्या हुआ हमारा 3000, क्या है 3000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो 3000 ये हो गया और 2024 ये हो गया। अब मिला के इसको देखेंगे तो टोटल वैल्यू अपने इनको प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 5024, 5024 ईयर्स ओल्ड, हम पुरानी बात कर रहे हैं यहाँ पे, 5024 ईयर पुरानी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एंसेंट एरा वाला जो दौर था, ये चला हमारा कब से लेके
3000 बीसी से लेकर 5000 बीसी तक का दौर रहा। इसमें क्या हुआ, जब ये वाला दौर चल रहा था उस समय क्या था, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ओनली ऑन फर्मेंटेशन के बारे में ही जानते थे। फर्मेंटेशन आप समझते हैं, जैसे कि आप दूध से दही जब बनता है तो फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। तो उस समय ये जो पूरा दौर रहा ये लगभग लगभग 3000 से 500 रहा, यानी कि 2500, यानी कि 2500 ईयर्स तक ये हमारा पूरा टाइम चला। इस टाइम में हम लोग क्या जानते थे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जो भी फर्मेंटेशन वगैरह होता था इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हम यूज़ करते थे, और ये हम लोग क्या करते थे फूड में ही यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या, सबसे पहले हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के मतलब जानने लगे। उसके बाद इसका टाइम स्टार्ट हुआ प्री माइक्रोबायोलॉजी इरा। प्री माइक्रोबायोलॉजी से मतलब क्या था कि अब ये शुरुआत हो चुकी थी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में लोग जानने लगे थे। यानी कि आप देखिए इसमें क्या हुआ था कि ये हमारा कब से कब तक का रहा था, 1600 से 1670 तक का, यानी कि लगभग लगभग 70 ईयर्स तक हमारा ये टाइम चला। इस टाइम में क्या रहा, हम लोगों ने क्या करा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानने लगे थे। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा आ गया था, और किसने दिया था अपना ये, जेचेस जेनसेन ने। ये क्या इन्वेंट किया था 1590 में, और ये क्या हो गया था हमारा, इस दौरान क्या हुआ हमारा ये माइक्रोस्कोप, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपने माइक्रोस्कोप के बारे में देखा होगा, आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कहीं हमारा प्रोजेक्शन वाला होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा। तो ये हमारा क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो साधारणतः सभी लैबों में अवेलेबल आपको हो जाता है, किसी भी कॉलेज हो कोई स्कूल हो आपको वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे 1665 में हमारे रॉबर्ट हुक ने, एक और हमारा क्या हुआ था यहाँ पे, सेल यूजिंग माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया था। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, जिन सेल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे तो अब माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग उन्हें भी देख पा रहे थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इसका जनरेशन डेवलपमेंट हुआ, ये कब से कब तक रहा हमारा, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने क्या करा कि जैसे जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गया था तो उसके थ्रू हमने क्या करा कि डिस्कवरी, यानी कि हम लोग क्या डिस्कवर करना शुरू किया, नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा और उन्हें हम लोग क्या जानने और पहचानने लगे। ये हमारा टाइम था 1670 से लेकर 1800 तक का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या करा, कई तरह के हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा और जाना, जैसे कि इसमें हमारा फंगस आ गया। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा और इसको जानने लगे। डियर स्टूडेंट, ये जो नोट्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इन सभी की पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप इनको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल को ये वीडियो को रोक कर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको जो यहाँ समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन साथ अगर बात को में आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको दोबारा पढ़ना चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, आपको जो हेडिंग है वह याद रखना, और ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि कौन सी पीरियड कब से कब तक उनका चला था। तो आगे हमारा टॉपिक आता है जर्म थ्योरी एंड गोल्डन एज। अब देखो गोल्डन एज की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस दौर में, यानी कि कब से कब तक का टाइम था हमारा ये, आप इस टाइम को देखिए 1860 से 1910, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए तो 50 ईयर्स का ये जो हमारा समय रहा। इस 50 ईयर्स का जो हमारा टाइमिंग था, इस 50 सालों में हमने क्या करा कि मैक्सिमम हम लोगों ने क्या करा, इस पे खोज की और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस के बारे में जाना। जैसे 1861 में लुईस पास्चर ने सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या प्रपोज की थी। मतलब क्या हुआ, इस समय हमने जर्म थ्योरी दी, और जो ये गोल्डन एज था, मतलब समझ लो कि इस समय सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस को कई साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया और अपनी नई नई खोजें दी। जैसे अपन लोग देखते हैं यहाँ पे 1861 में सबसे पहले आए लुईस पास्चर। कौन आए सबसे पहले हमारे, लुईस पास्चर आए। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की। थ्योरी प्रपोज कौन सी थी, वो हमारी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, ये इन्होंने अपनी खोज दी। उसके बाद आप देखिए
1876 में कौन आया? रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया यहाँ पे, अपने जो लिंक थी माइक्रोब्स के बारे में, कोई तरह की डिजीज़ दी और उनको डायग्नोसिस करने के लिए भी कई तरह की इन्होंने जो थ्योरी दी थी, जैसे कि कोच ब्लू बॉडी वगैरह के थ्रू अपन थायरोसिस के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1881 में रॉबर्ट कॉच ने क्या यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के बारे में डिस्कवर किया था और हमें बताया, यानी कि जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी आप बीमारी जानते हैं, एक डिजीज़ होती है, कौन सी होती है हमारी? टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। और इसका बैक्टीरिया अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि एनिमल में अलग होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग होता है, इसको ह्यूमन बींग जो यूज़ होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो ये जो बैक्टीरियम वर्ड जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग नाम से जुड़ा हुआ रहता है। 1882 में यहाँ पे हमारे पास एक और डिस्कवरी है, जिसमें क्या हुआ हमारे पास, जहाँ पे हमारा, इसमें हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में अपन ने सुना, जैसे कि आपने राइजोबियम वगैरह के बारे में सुना होगा। ये क्या था हमारा? नाइट्रोजन फिक्सिंग, यानी कि जो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते थे, जैसे प्लांट वगैरह की जो जड़ों में होता है, राइजोबियम के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें अपनी इसी दौरान हमने इस डिस्कवर की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये टॉपिक हमारा है मॉडर्न मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करें, ये टाइमिंग हमारा था 1910 से 1950, यानी कि अप्रॉक्स 40 ईयर्स का ये हमारा टाइम पीरियड था। और इसको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जब पहले वाली जो हम लोग डिस्कवर करते थे, तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम लोग किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से डिस्कवर कर पाएँ। जैसे कहीं ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल है, हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं, तो अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे। लेकिन जब 1910 से 1950 का जो टाइम पीरियड रहा, इस टाइम पीरियड में हम लोग मॉडर्न हो चुके थे। हमारे पास मैक्सिमम क्या था, डिस्कवर करने के लिए जो इक्विपमेंट थे, सभी चीज़ें हमारे पास आ चुकी थी। और इसी दौर में जब हमारे पास जब डिस्कवर की देखें अपन, तो यहाँ पे अलग अलग देखिए, यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज डिस्कवर हुआ। बैक्टीरियोफेज से मतलब ये था कि जो भी कोई वायरस था, जो दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि अपन ने बैक्टीरिया फेज किया। बैक्टीरियोफेज की जो थ्योरी हमारे पास आई, इसमें क्या था, वायरस और जो अपने पास बैक्टीरिया था, जो को रिलेटेड थे, कुछ इन्फेक्शन फैला रहे थे, उनके बारे में हमने जाना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन के बारे में आप लोग जानते हैं, हमारा एक एंटीबायोटिक है, जो भी क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ था। और यहाँ पे कई तरह के जो टर्म एंटीबायोटिक अपन यूज़ करते हैं, आज आप मैक्सिमम दवाइयों को देखेंगे कि जब भी कोई डिजीज़ होती है, बोले एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक की बातें करते हैं हम लोग। तो उस दौर में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हम एंटीबायोटिक को जानने लगे, और एंटीबायोटिक शब्द की यहाँ पे क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। तो ये दौर हमारा था, इसको हम लोग मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इसी दौरान हमारे पास अब माइक्रो रहेगा, कोई सेल है, उस सेल का भी छोटा सा पार्ट उसका क्या होता है हमारा, वैसे हम लोग सिंगल सेल को देख नहीं पाते, उस सिंगल सेल में भी उसका न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर भी आप देखिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए। तो उसी दौरान में क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ, यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक करके हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, वॉटसन एंड क्रिक करके हमारे तो साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर हमें दिया। आप सोचिए कितनी डीप में जाके स्टडी इन्होंने की है। 1953 में क्या, वॉटसन एंड क्रिक के नाम से आप जानते हैं, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया। तो आप देखिए, यहाँ पे एक सिंगल सेल की अपन लोग बात करते हैं, तो हम लोग सिंगल सेल को ही नहीं देख पाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, वो उससे भी छोटा होता है। फिर उसके अंदर भी इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में भी हमें वॉटसन और क्रिक ने बताया। मतलब देखिए आप, कितना आधुनिकता वो हमारे पास आ चुकी थी, यानी इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि ये हमारा मॉडर्न टाइम है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम हमारा आता है, वो टाइम हमारा आज तक चल रहा है, जो कि 1950 से लेके प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान तक ये हमारा हिस्ट्री का टाइम चल रहा है। इस दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जितनी भी रिसर्च आती है, आज तो आप लोग देखिए यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट, हमारे पास डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आ गई, जीन क्लोनिंग आ गई,
हमारे पास अलग अलग यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग आ गया। इसका जो हम वाइडली यूज़ आज जो हम देखते हैं, कई तरह की जो डिजीज़ हमारे पास होती है जो कि जेनेटिक होती हैं, जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक चली जाती हैं, आज हम उनको भी ट्रीटमेंट करने में हम लोग क्या हो गए, सक्षम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे पास जो आज आधुनिकता है, उस आधुनिकता के यानी कि जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ गई हैं, उन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देखिए 1970 में आप बहुत बड़ी चीज़ ये हमारे पास थी, हमारा डिस्कवर हुआ था। इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये आगे आपको थर्ड सेमेस्टर का नहीं, ये आगे आपको शायद सिक्स सेमेस्टर में रहेगा, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी रहेगा, तो उसमें आपको डीएनए टेक्नोलॉजी आप ये पढ़ेंगे। जीन क्लोनिंग भी आप उसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी हमारी रिसर्च रही थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की अपन लोग बात करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग की हम लोग बात करेंगे। ये सभी चीज़ें हमारे पास क्या था, आज आधुनिकता में बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, जो कि हम बड़ी बड़ी डिजीज़ को, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, हम उन्हें भी आज ठीक कर सकते हैं। और कई ऐसी डिजीज़ थी जिनका हम कहते थे उनका ट्रीटमेंट संभव ही नहीं हो पाएगा, मतलब इम्पॉसिबल वाला जो वर्ड था, आज इम्पॉसिबल से हम पॉसिबिलिटी की ओर आए हैं, तो वो माइक्रोबायोलॉजी की बदौलत ही आए हैं। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट रहा, इस पे जो हमारे साइंटिस्ट की जो मेहनत रही, रिसर्च रही, वो इतनी अच्छी रही कि आज हम लोग जो इम्पॉसिबल वर्ड हुआ करते थे कि कोई डिजीज़ है जो इम्पॉसिबल है, कभी ठीक नहीं हो सकती, आज हम उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आज का हमारा? कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड टॉपिक लेके आएंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए नमस्कार।